हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है, वेलकम है। और अब भी हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में मानव में पोषण। मानव में जो पोषण किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो बिना टाइम गवाए हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्या? दांत के बारे में देखे थे, जीभ के बारे में देखे थे, है कि नहीं? ये पोषण से संबंधित जो भी जानकारियां है, जैसे कि मनुष्य में जो पाचन होता है या जो भी जंतु में पाचन होता है, तो पाचन की प्रक्रिया जो है मुंह से ही शुरू होती है। ये सब हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, मुंह से ही शुरू होती है। और जब हम मुंह से स्टार्ट किए थे तो मुंह में जीभ होता है, दांत होता है और एक लार ग्रंथियां होती है कि नहीं, जिसको सेलिवरी ग्लैंड कहते हैं। तो जीभ और दांत के बारे में तो पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसमें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और आज हम इसी को आगे पढ़ते हैं, आगे करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? लार ग्रंथि के बारे में, यानी कि सेलिवरी ग्लैंड के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। तो निकालिए कॉपी कलम और शुरू हो जाइए। और यहाँ से छोटे पॉइंट बनाते चलिए, नोट्स तैयार करते चलिए, जो बोलते हैं उसको और यहाँ जो लिखते हैं उसको, है कि नहीं? अगर समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कोशिश कीजिए कि बहुत सारी बातों को यहाँ पर ही समझ जाए, क्लास में ही समझ जाए। और फिर भी दो चार बिंदु जो है जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, महत्वपूर्ण लगे, उसको जो है नोट्स बनाते चलिए, ठीक है? तो लार ग्रंथि को आज से हम लोग यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। लार ग्रंथि के बारे में पढ़ना है, सेलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। जीभ और दांत के बारे में तो पढ़ लिए थे। जैसे कि दांत का काम है भोजन को काटना, चबाना, पीसना, ये सब काम था। 4 प्रकार के दांत थे, है कि नहीं? सीजर, सीजर, प्रीमोलर, मोलर, ये सब के बारे में पढ़े थे। उसके बाद जीभ के बारे में देखे थे कि जीभ जो है भोजन के स्वाद को ग्रहण करता है, मीठा, तीखा, नमकीन, ये सब चीज़ों को जो है ग्रहण करता है। भोजन को अच्छे से लार में मिलाता है, भोजन को निगलने में मदद करता है, बोलने में मदद करता है। ये सब चीज़ों को जो है पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। तो ये लार ग्रंथि जो है हमारे मुंह में जो है लार ग्रंथि जो है 3 जोड़ी है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मुंह में जो है पाई जाती है। कितनी जोड़ी पाई जाती है? 3 जोड़ी पाई जाती है। एक है आपका पेरिटोड। क्या है? पैरोटिड। एक पैरोटिड है। दूसरा जो है पैरोटिड के बाद सबलिंगुअल। और एक है सबमैंडिबुलर। और इसका हिंदी में नाम भी यही है कि नहीं? बायोलॉजी में जो है अधिकांशतः टर्म जो है इंग्लिश में ही है, ठीक है? तो एक जो लार ग्रंथि है पैरोटिड, और एक है सबलिंगुअल है, और एक क्या है? तो एक है ये सबमैंडिबुलर है। पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। तो ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि जो है मुंह में पाई जाती है। और इन तीनों जोड़ी में सबसे बड़ी लार ग्रंथि की बात करें तो ये है पैरोटिड, यानी कि पैरोटिड लार ग्रंथि जो है यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, ठीक है? और इसको जोड़ी में इसलिए लिखते हैं क्योंकि यह जोड़ी में ही पाई जाती है। पैरोटिड जो है, यह जो है आपके कान के पास पाया जाता है। कान के पास पैरोटिड कहां पाया जाता है? कान के पास। एक लेफ्ट कान के पास और एक राइट कान के पास। तो एक जोड़ी हो गया। उसके बाद सबलिंगुअल जो है यह जीभ के बगल में पाया जाता है। जीभ के बगल में पाया जाता है सबलिंगुअल, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। उसी प्रकार से सबमैंडिबुलर जो है यह जबरा बोले तो नीचे वाला जबरा में, निचले जबरा में। कहां पे? निचले जबरा में, नीचे वाला जबरा में, निचले जबरा में पाया जाता है। निचले जबरा में जो है ये पाया जाता है। तो यहां से देख रहे हैं पैरोटिड लार ग्रंथि जो है यह कान के पास पाया जाता है, और यह सबलिंगुअल जो है ये जीभ के बगल में पाया जाता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो एक जोड़ी यहां, एक जोड़ी यहां और एक जोड़ी यहां। सबमैंडिबुलर निचले जबरे में एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड जो है ये लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मुंह में पाई जाती है, ठीक है? और ये तीनों जोड़ी लार ग्रंथि से जो है प्रत्येक दिन लगभग 1 से 1.5 लीटर जो है लार स्रावित होता है। कितना लार स्रावित होता है? 1 से 1.5 लीटर जो है लार स्रावित होता है।
एक रोचक तथ्य आप जान करके हैरान हो जाइएगा कि एक मनुष्य के पूरे जीवन काल में जितना वर्ष वह जीता, लगभग 70, 75, 80 मान लीजिए, पूरे जीवन काल में इतना लार स्रावित होता है जिससे लगभग 2 स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं। 2 स्विमिंग पूल जो है मनुष्य के लार से जो है भरे जा सकते हैं। वो जो है अपने पूरे जीवन काल में इतना लार स्रावित कर देता है। तो प्रत्येक दिन याद रखिए कितना लार स्रावित होता है, 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होता है। तो यहां से आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या कॉपी में लिख सकते हैं। अब ये लार जो होता है, अब ये लार के बारे में देखेंगे तो इसकी जो प्रकृति होती है, इसकी प्रकृति जो होती है यह क्षारीय होती है। इसकी प्रकृति कैसी है लार की? क्षारीय होती है। लार जब स्रावित होता है लार ग्रंथि से, तो उस टाइम स्रावित होने टाइम जो है वह अम्लीय रहता है। जिस टाइम वो स्रावित होता है उस टाइम अम्लीय रहता है, लेकिन स्रावित होने के बाद जैसे ही मुंह में आता है, यानी कि ये बक्कल कैविटी में आता है, मुख्य गुहा में आता है, उसी टाइम जो है इसकी प्रकृति बदलकर क्या हो जाती है? क्षारीय होती है। तो हम कह सकते हैं लार की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। लेकिन जिस टाइम वो स्रावित होता है वो अम्लीय रूप में होता है, लेकिन मुंह में आते ही वक्त जो है बक्कल कैविटी में, मुख्य गुहा में जब वो आता है, तो जैसे ही मुंह में आता है लार, इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है? तो क्षारीय हो जाती है। तो यहां से याद रखिएगा कि लार की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है? क्षारीय होती है। ठीक है। और लार को इंग्लिश में कहते हैं सैलिवा। तो ये जो सैलिवा है, यानी कि ये जो लार है, सैलिवा यानी कि लार है, ये लगभग 99% जो है इसमें जल होता है। लार में लगभग जो है 99% क्या होता है? जल ही जल होता है, जल होता है। अब इससे आगे देखते हैं। यहां तक समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बारीकी से समझते चलना है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई सस्पिशन नहीं। सस्पिशन का सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए, कंफ्यूज होना ही नहीं है। इतना बारीकी से जो है स्मूथली, मतलब एकदम स्मूथ तरीके से जो है समझते चलना है, एक एक पॉइंट को समझते चलना है। तो अभी हम लोग क्या देखें? लार ग्रंथि देखें 3 जोड़ी। और ये जो लार जो होता है इसमें लगभग 99% जो है जल होता है। जल मनुष्य का जो है पूरे शरीर में 60 से 65% जो है, 70% भी कह सकते हैं, लेकिन अप्रोक्स 60 से 65% हिस्सा जो है उसमें जल ही जल है। तो यहां जो है लार में 99% क्या है? जल है। वही इसी लार में, यानी कि इसी सैलिवा में जो है सबसे महत्वपूर्ण कुछ कंपोनेंट है, सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है टाइलिन। इसमें पी साइलेंट रहेगा, टाइलिन। पहला कंपोनेंट क्या है? टाइलिन है। और दूसरा कंपोनेंट है लाइसोजाइम। एक है आपका टाइलिन और एक क्या है? लाइसोजाइम। इसी लार में जो 1 से 1.5 लीटर जो लार प्रत्येक दिन मुंह से निकलता है, लार ग्रंथि से, सेलिवरी ग्लैंड से, इससे इसी लार में जो है एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट टाइलिन है और एक क्या है? लाइसोजाइम है। अब टाइलिन और लाइसोजाइम को देखते हैं। तो ये जो टाइलिन जो है, टाइलिन जब भोजन हम करते हैं, जब भोजन किया जाता है और भोजन को जब चबाते हैं तो उसमें लार मिलता है। तो लार जब मिलता है और उसी लार में क्या है? टाइलिन है और लाइसोजाइम है। तो टाइलिन जो है, ये लार जो है, टाइलिन जो है, ये कंपोनेंट लार में उपस्थित टाइलिन, ये जब भोजन को चबाते हैं तो भोजन का जो स्टार्च होता है, भोजन में क्या होता है? स्टार्च होता है। और स्टार्च एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। तो यही जो है स्टार्च का पाचन करता है। पाचन यानी कि अभी हम पढ़ रहे थे मानव में पोषण, और पोषण के अंतर्गत पाचन को देख रहे थे। तो देख रहे हैं जब भोजन कर रहे हैं तो भोजन का पाचन का प्रक्रिया कहां से शुरू हो रहा है? मुंह से ही शुरू हो रहा है। और सबसे पहले क्या पच रहा है? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है। और कार्बोहाइड्रेट में क्या? तो स्टार्च का पाचन हो रहा है। और ये स्टार्च का पाचन कौन करता है? तो ये टाइलिन करता है, टाइलिन। और टाइलिन क्या है? तो ये जो है लार जो है इसी का एक कंपोनेंट है, टाइलिन और लाइसोजाइम। तो टाइलिन जो है ये सर्वप्रथम जैसे ही भोजन को मुंह में चबाया जाता है, रोटी, चावल, भात, ये सब को जब चबाया जाता है तो उसमें जो स्टार्च होते हैं उसी को जो है ये टाइलिन क्या करता है? पचा देता है। और ये स्टार्च जो है ना, स्टार्च ये स्वादहीन है।
इसमें किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं रहता है। स्टार्च जो है बिल्कुल स्वादहीन है, इसमें जो है किसी भी प्रकार का जो है स्वाद नहीं रहता है। अगर आपसे पूछे रोटी का स्वाद कैसा होगा, चावल का स्वाद कैसा होगा, तो आप बोलेंगे अच्छा लगेगा, और अगर उसका स्वाद की बात करें तो आप नहीं बता पाएंगे। तो जब हम रोटी को जब चबाते हैं या चावल को चबाते हैं तो कुछ देर तक जब चबा लेते हैं तो वो मीठा प्रतीत होता है, लगता है कि नहीं मीठा लग रहा है। तो मीठा क्यों होता है उसको देखते हैं। तो ये जो टाइलिन जो है, टाइलिन ये स्टार्च को जो पचा दिया, स्टार्च को क्या कर दिया, पचा दिया। और ये स्टार्च पर जब टाइलिन का असर पड़ा, टाइलिन जो है अपना प्रभाव दिखाया किस पर, स्टार्च पर। स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट ये जो स्टार्च था इस पर टाइलिन जो है अपना प्रभाव डाला, अपना असर दिखाया। और जब ये स्टार्च का पाचन हुआ तो पाचन होने के बाद जो है डेक्स्ट्रिन बना। क्या बना, डेक्स्ट्रिन प्लस माल्टोज, डेक्स्ट्रिन और माल्टोज बना। टाइलिन जब स्टार्च को पचाया तो क्या बना, ये डेक्स्ट्रिन और माल्टोज बना। और ये माल्टोज जो है इसका स्वाद जो है मीठा होता है। इसलिए जब हम रोटी या चावल को जब बहुत देर तक चबाते हैं, खाते हैं, तो लास्ट में प्रतीत होता है क्या, मीठा। मतलब मीठापन का प्रतीत होता है कि नहीं, चबाते चबाते जो है मीठा महसूस होता है। तो मीठा कहाँ से आया, ये स्टार्च का जो है पाचन मुंह में ही हो गया, और पाचन कौन किया, तो टाइलिन किया। और यहां से जो है स्टार्च जो है बदल गया किसमें, डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में बदल गया। और यही माल्टोज का जो स्वाद है मीठा होता है, इसलिए रोटी या चावल को चबाते हैं तो मीठा प्रतीत होता है। अब मुंह में जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो गया है मुंह से ही, लेकिन यहां पर जो है क्या पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया नहीं। मुंह में भोजन कितना देर रहेगा, बहुत से बहुत आप चबाइएगा तो एक निवाला डालने के बाद जो है लगभग 30 से 35 बार चबाइएगा, है कि नहीं। तो मान लीजिए आधा मिनट या 1 मिनट कह लेते, 1 मिनट तक चबा चबा करके खाइएगा, तो क्या 1 ही मिनट में पूरा कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। केवल और केवल स्टार्च का पाचन होता है, यानी कि कह सकते हैं लगभग जो है 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन ही जो है मुंह में होता है। उसके बाद देखते हैं लाइसोजाइम। तो ये लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम भोजन के साथ कुछ बैक्टीरिया, हानिकारक जीवाणु जो मुंह में आ जाते हैं, जैसे कि भोजन किए और भोजन के साथ जो है वैसे हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं जो हमारे शरीर को क्षति पहुंचाएंगे। तो ये क्या करता है लाइसोजाइम, हानिकारक जीवाणु को मार देता है। हानिकारक जीवाणु को क्या करता है लाइसोजाइम, मार करके खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। यहां तक समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे समझते हैं। इससे आगे भोजन का पाचन प्रारंभ हो चुका है, क्या पचा दिए, स्टार्च। और स्टार्च कहां पे पचा, मुंह में पचा। और लाइसोजाइम का क्या काम है, ये भोजन के साथ आए हानिकारक बैक्टीरिया यानी जीवाणु को जो है मार करके खत्म कर देता है, ठीक है। और जैसे ही भोजन मुंह में पचता है, मुंह में पचता नहीं है, जैसे ही मुंह में, हाँ स्टार्च का तो पाचन हो ही जाता है। और जैसे ही भोजन जो है मुंह में चबाने के बाद जब भोजन को निगला जाता है, जैसे ही भोजन को निगला जाता है तो चबाने के बाद जो है मुंह के बाद, यहां पर आपका क्या था, मुंह था, मुंह के बाद जो है प्रक्रिया है, मुंह के बाद वाला जो भाग है, मुंह के बाद वाला जो अंग है वो है आपका फेरिंग्स। क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स इसको कह सकते हैं। यहां पर जो है बहुत गड़बड़ सरबर चीज होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। फेरिंग्स को समझना है। मुंह में जैसे ही भोजन को चबाया जाता है उसके बाद का जो भाग है मुंह के बाद का, वो अगला भाग क्या है, फेरिंग्स। जैसे कि ये हो गया आपका मुंह हो गया, और ये हो गया क्या, नाक हो गया। फेरिंग्स को समझना है, ये हो गया नाक और ये हो गया मुंह। तो ये जो है नाक और मुंह, यहां से जब भोजन आगे बढ़ता है तो फेरिंग्स में पहुंचता है। कहां पहुंचता है, फेरिंग्स में पहुंचता है। और फेरिंग्स में ही नाक की नली और मुंह की नली, ये दोनों की जो नली है, नाक और मुंह दोनों की नली जो है ये फेरिंग्स में ही आकर के खुलती है। नाक की नली
और फेरिंक्स की नली, दोनों नली कहाँ आकर के खुलेगी? मुंह में आकर के ही खुलेगी। ओह, फेरिंग्स में आकर के खुलेगी, मुंह गलती बोल दी है। नाक की नली और मुंह की नली दोनों आकर के कहाँ खुलेगी? यहाँ पर फेरिंग्स में आकर के खुलेगी। और ये जो है मुंह की नली जो है, इससे क्या आएगा? भोजन आएगा, ऐसे भोजन आएगा। उसके बाद यहाँ से नीचे जाएगा और यहाँ से जो श्वास लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से भी जो है नीचे आएगा हवा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पर समझना है गौर से, नहीं तो गड़बड़ सरबर हो जाएगा फिर। तो फेरिंग्स को कह सकते हैं, यह जो है पाचन और श्वसन दोनों का यह पार्ट है। पाचन का पार्ट भी है और श्वसन का भी पार्ट है। ठीक है, और नाक से जो नली आई है और यहां पर होते हुए यह फेफड़े में गई है, यहां से क्या जाएगा? हवा जाएगा। ठीक, और मुंह से जो नली आई है और यहां से होते हुए जो यह अमाशय में गई है, तो मुंह की नली से क्या आएगा? यहां से भोजन आएगा, पानी आएगा, ये सब आएगा। लेकिन नाक से केवल और क्या आएगा? हवा आएगा, हवा आएगा। और मुंह से जो नली जाती है और इस नली से जो है भोजन जाता है, उसको कहते हैं गुल्लेट। क्या कहते हैं? गुल्लेट, GULLET, गुल्लेट कहते हैं। ठीक है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पर दिख, हाँ यहाँ पर दिख, इसको कहते हैं गुल्लेट। और जिस नली से जो है श्वसन यानी कि हवा अंदर जाता है, उसको कहते हैं ग्लोटिस। ग्लोटिस, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गुल्लेट कहते हैं, और इसको कहते हैं ग्लोटिस कहते हैं। अब यहां पर, यहां से नाक से हवा भी आ रहा है, सांस ले रहे हैं तो हवा भी आ रहा है, और मुंह से भोजन जब निगल रहे हैं, भोजन जब चबाने के बाद जब अंदर जाते हैं या फेरिंग्स में आकर के खुलता है, तो यहां से जो इस नली से गुल्लेट के द्वारा जो है भोजन अमाशय में पहुंचेगा और ग्लोटिस के द्वारा जो है हवा फेफड़ा में पहुंचता है। लेकिन यहां पर जो है फेरिंग्स में ये ग्लोटिस जो है, यहां पर जो है ग्लोटिस वाला नली में जो है अगर भोजन चला जाए तो गड़बड़ सरबर हो जाएगा, है कि नहीं? अगर हवा अगर अमाशय में चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हवा अगर नाक से यहां पर आया और यहां से अमाशय ये वाला गुल्लेट वाला नली में चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुंह से जो भोजन आया और ये ग्लोटिस वाली नली में चला जाए, यानी कि फेफड़ा वाला नली में चला जाए, तो वहां पर बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसके लिए जो है यहाँ फेरिंग्स में आकर के तो ये दोनों नली खुल गया, यहाँ पर जो है भोजन भी आएगा, हवा भी आएगा, जल भी आएगा, सब आएगा। तो यहाँ पर जो है इसके लिए ये ग्लोटिस पर जो है, ग्लोटिस पर एक प्रकार का जो है कैप लगा हुआ रहता है, एक प्रकार का ऐसे कैप लगा हुआ रहता है, और इसको कहते हैं एपिग्लोटिस। इसको क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। और ये एपिग्लोटिस को पता है कि हमको कौन चीज को जो है इस रास्ते से भेजना है, हवा को भेजना है या भोजन को भेजना है। यहां पर थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा, अगर मानकर चलिए ई ग्लोटिस में जो है यानी कि सांस वाला नली में जिससे हवा जाता है फेफड़ा में, अगर उसमें थोड़ा सा भी जल या ये भोजन का कण चला जाए एपिग्लोटिस खुल करके, तो क्या होगा? हिचकी आएगा, हिचकी आएगा, ये तुरंत पहचानेगा इसमें से गड़बड़ सरबर सामान आ रहा है, इसको जो है फटाक से रिटर्न करो। और ये इतना तेज तरीका से रिटर्न करता है, ये फटाक से जो है कहां भेज देता है? ये जो है ग्लोटिस जो है ये मुख्य रूप से तो नाक के नली से ही जुड़ा हुआ रहता है, तो ये फटाक से नाक की नली में भेज देता है, जिसको कहते हैं कि से भोजन सरक गया। अब ये होता कैसे है? जैसे कि मानकर चलिए भोजन कर रहे हैं और भोजन करने के साथ साथ बात भी कर रहे हैं, तो जब भोजन चबाते हैं उस समय तो सांस लिए हुए रहते हैं, सांस लिए हुए रहते हैं, लेकिन जैसे ही भोजन को निगला जाता है उस टाइम कुछ क्षण के लिए आप गौर कीजिएगा सांस रुक जाता है, सांस को रोक करके इन्हें भोजन निकलते हैं। तो जैसे ही सांस को रोक करके यहां से भोजन को निगला गया, घोंटा गया, तो भोजन कहां पहुंचा? फेरिंग्स में। और जैसे ही सांस को रोक करके भोजन को जब निगला गया तो इस रास्ते से हवा आना तो बंद हो गया, सांस आना तो बंद हो गया, और एपिग्लोटिस को पता है कि हमको कौन चीज को जो है इस रास्ते से जाने देना है और कौन चीज को नहीं जाने देना है। एपिग्लोटिस को इतना ही पता है कि हवा आएगा तो हम जाने देंगे, जल या भोजन आएगा तो हम बंद कर देंगे, है कि? तो भोजन को जब निगला जाता है उस समय जो है यह बंद हो जाता है, यह कैप क्या होता है? ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, और जो है भोजन जो है इस गुल्लेट के माध्यम से जो है अमाशय में भोजन
चला जाता है। अब भोजन करते समय क्या कर रहा होता है आदमी? बात कर रहा होता है, और बात करते करते समय बात भी कर रहा है, भोजन भी कर रहा है, बात भी कर रहा है, भोजन भी कर रहा है। उस टाइम क्या होता है? बात करने के लिए तो हवा की जरूरत पड़ती ही है, और उसी टाइम क्या होता है, ये एपिग्लोटिस को जो है समझ में नहीं आता है कि हम करें तो क्या करें। ये जो है बात भी कर रहा है, खा भी रहा है, उसी टाइम जो है बात करते करते क्या होता है, इसको मतलब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ होता होगा इस टाइप से कि इसको समझ में नहीं आ रहा है, उसी टाइम हवा भी जा रहा है और उसी टाइम भोजन भी जा रहा है। तो इसको तो जो है हवा को तो जाने देना है और भोजन को इसमें जाना है, तो उसी टाइम जो है कुछ भोजन के कण या पानी जो है इसमें ग्लोटिस वाला में इसमें जो है प्रवेश कर जाता है, और उसी टाइम जो जैसे ही इसमें प्रवेश करता है फटाक से ना अंदर से जो है धक्का लगता है कि तुमको इसमें नहीं जाना है, इसमें जाना है, तुम गलत रास्ता पर आ गया, तुम रिटर्न जाओ। और ये इतना जोर से धक्का मारता है कि नाक के रास्ते बाहर आ जाता है कि नहीं, जिसको कहते हैं सड़क जाना या हिचकी आना। और इसको लोग कहते हैं कि इसे कोई हमको याद कर रहा है। याद कौन करेगा? कोई याद नहीं कर रहा है, यहाँ गड़बड़ सर्वर सिस्टम होता है। इसीलिए जो है भोजन करने के साथ साथ बात उत नहीं करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर गड़बड़ आएगा और जाने का इसमें तो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर एक चीज ये याद रखना है कि जब भोजन करते हैं तो वह किस माध्यम से जो है पेट में जाता है, तो गुल्लेट गुल्लेट गुल्लेट। और ये हवा जो है फेफड़ा में किस माध्यम से जाता है, किस मार्ग से? तो ये ग्लोटिस के मार्ग से जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एपिग्लोटिस यानी कि एक कैप लगा हुआ रहता है, बस इसको जो है एक ध्यान में रखना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं। ये था क्या? मुंह था, मुंह था। मुंह में भोजन चबाने के बाद कहाँ गया? फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स में गया। फेरिंग्स को कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। फेरिंग्स में गया, ग्रसनी में गया। फिर यहां से जो है ग्रास नली में आया। ग्रसनी के बाद कहां आया? ग्रास नली में आया, ग्रास नली में आया। और ये ग्रास नली की जो ये लंबाई होती है ये लगभग 10 से 12 इंच होती है, 12 इंच होती है, ठीक है। फेरिंग्स के बाद भोजन ग्रास नली में जाएगा और ग्रास नली की जो लंबाई होती है 10 से 12 इंच होती है। अब ये जो ग्रास नली जो है ना, इसमें एक प्रकार का गति होता है जिसको कहते हैं कुंचन गति। कुंचन गति या कर्मानु कुंचन गति कहते हैं, ठीक है। एक मतलब इसमें कंपन होता है, जब भोजन को निगला जाता है तो ये ग्रास नली में जो है एक प्रकार का कंपन होता है यानी कि गति होता है जिसको कहते हैं कुंचन गति या कर्मानु कुंचन गति। ये जो है दबता है सिकुड़ता है, दबता है सिकुड़ता है, और इसी माध्यम से जो ऐसे ऐसे करके जो है आगे बढ़ता है, दबा सिकुड़ा दबा सिकुड़ा दबा सिकुड़ा। और इसी गति को जो है कर्मानु कुंचन गति कहते हैं, और इसी गति के द्वारा जो है भोजन नीचे की ओर आता है, ठीक है। और नीचे की ओर आता है कुंचन गति के कारण और गुरुत्वाकर्षण गति के कारण भी। यहां पर जो है गुरुत्वाकर्षण गति भी काम करता है भोजन को निगलने में यानी कि पेट में जाने में। तो ये ग्रास नली जो है इसमें कुंचन होता है जिसके द्वारा भोजन को निगला जाता है। और जब यहां पर ग्रास नली से होते हुए फिर भोजन कहां जाएगा, तो जो है भोजन जो है फिर यहां से होते हुए अमाशय में जाएगा, अमाशय में जाएगा। ये आपका हो गया अमाशय। और फिर भोजन कहां पहुंचता है? अमाशय में पहुंचता है। और यहां पर जिस रास्ते से होकर के भोजन अमाशय में पहुंचता है उस रास्ते को कहते हैं कार्डियक ओरिफिस। यहां पर इसको कहते हैं कार्डियक ओरिफिस, कार्डियक ओरिफिस। जिस रास्ते से होते हुए भोजन जो है ग्रासनली से होकर अमाशय में प्रवेश करता है। तो देख रहे हैं यहां पर जो ग्रासनली खत्म हो रहा है और यहां से अमाशय प्रारंभ हो रहा है, तो यहीं पर प्रवेश करेगा। तो इस रास्ते को कहते हैं कार्डियक ओरिफिस कहते हैं। अब ये रहा आपका अमाशय। अब ये अमाशय जो होता है, अमाशय यहां से विस्तार से समझिएगा ध्यान से। ये अमाशय जो होता है 3 भाग में बटा हुआ होता है। एक होता है ऊपरी भाग, एक होता है आपका निचली भाग, और एक होता है मध्य भाग, ठीक है। ऊपरी भाग को कहते हैं कार्डियक। ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं, कार्डियक कहते हैं ऊपरी भाग को। उसके बाद निचली भाग को कहते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक। निचली भाग को पाइलोरिक कहते हैं। और बीच वाले भाग को क्या कहेंगे? बीच वाले भाग को कहते हैं फंडिक, फंडिक। तो अमाशय जो होता है 3 भाग में बटा हुआ होता है। ऊपरी वाले भाग को कहते हैं कार्डियक, बीच वाले भाग को कहते हैं फंडिक, और नीचे वाले भाग को कहते हैं पाइलोरिक।
तो जब यहां से भोजन किया गया तो भोजन जो होता है ये फंडिक तक ही भरा हुआ रहता है अमाशय में। अगर मानकर चले कोई ठूस करके पूरा ठूस ठूस करके यहां तक भोजन कर लिया, तो यहां तक भोजन किया मतलब कार्डियक तक भर लिया, कार्डियक तक भर लिया। तो जब भोजन कार्डियक तक भर जाएगा, कार्डियक तक, तो फिर क्या होगा, उल्टी होगा, वोमिटिंग होगा, थोड़ा सा भी हिचकी आएगा तो ये जो है फटाक सीना ऊपर फेंकेगा। तो भोजन जब करने का सही तरीका क्या है, इतना ही कीजिए कि फंडिक तक ही भरा रहे, यहां तक ही भरा रहे, ऊपर का इतना हिस्सा जो है हवा के लिए, एयर के लिए छोड़ दीजिए, है कि नहीं, ताकि यहां से कुछ हो भी, हिचकी और भी या एयर भी निकले तो यहां से उछलकर इतना तक ही पहुंचे। तो यहां तक आप पूरा कार्डियक तक भर लीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और ये अधिकतर होता है शादी विवाह पार्टी फंक्शन में, जो लोग जाते हैं ना खाना वाना खाने, तो वहां पर जो होता है अपना पैसा से खरीद कर खाना रहता है तो एक दो मिठाई खाते हैं, दो चार मिठाई खाते हैं, लेकिन वहां पर जब बाजी लगता है या इस तरीके का कुछ होता है तो दबा करके 30-40 मिठाई खा लेते हैं, जिसके कारण यहां तक भर जाता है उनका। और जब ये कार्डियक तक भरेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ से जब एयर निकलेगा या कुछ इसमें जो होगा तो ये रिवर्स मारेगा, यानी कि उल्टी टाइप का मन करेगा। तो कार्डियक तक जो है नहीं भरना है, खाना खाना है तो कहाँ तक भरना है, फंडिक तक ही भरना है। अब भोजन जब इसमें आया अमाशय में, तो अमाशय में जो है भोजन लगभग 4 से 5 घंटा तक रहता है। कितना देर तक रहता है, 4 से 5 घंटा तक भोजन अमाशय में रहता है, ठीक है। अब ये अमाशय का जो भीतरी दीवार है, यहां पर भोजन आ गया है, अब यहां पर जो ये भीतरी जो इसका दीवार है देख रहे हैं, रेड लाइन के अंदर वाला जो दीवार है, इसका जो भीतरी जो दीवार है, रेड लाइन के अंदर वाला जो दीवार आपको दिख रहा है भीतरी दीवार, यहां पर जो है एक प्रकार का उत्तक पाया जाता है जिसको कहते हैं कॉलुमनर उत्तक। कॉलुमनर उत्तक, कॉलुमनर, कॉलुमनर एपिथेलियम उत्तक, कॉलुमनर एपिथेलियम। यहां पर जो है कॉलुमनर एपिथेलियम उत्तक यानी कि स्तंभाकार उत्तक होता है, ठीक है। कौन उत्तक रहता है, स्तंभाकार, कॉलुमनर एपिथेलियम। और ये कॉलुमनर एपिथेलियम है यानी कि स्तंभाकार उत्तक है, इससे जो है ये स्तंभाकार उत्तक से जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण होता है, यानी कि जठर ग्रंथि, इसको कह सकते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि का निर्माण किससे हुआ, ये अमाशय का जो आंतरिक मतलब अंदर का जो भाग है, ये अंदर का जो दीवार है, इसी दीवार में कॉलुमनर, कॉलुमनर एपिथेलियम, आप टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़े हैं स्तंभाकार उत्तक, और वही स्तंभाकार उत्तक जो है अमाशय के भीतरी दीवारों में धंसकर जो है एक ग्रंथि का निर्माण करता है जिसको कहते हैं जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये जठर ग्रंथि में जो है 3 प्रकार का कोशिका रहता है। कितने प्रकार का कोशिका रहता है, 3 प्रकार का। एक कोशिका का नाम है पैरिटल सेल, पैरिटल, पैरिटल सेल। दूसरे कोशिका का नाम है जाइमोजेन, जाइमोजेन, जाइमोजेन सेल। और तीसरे कोशिका का नाम है म्यूकस, 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 म्यूकस। तो देख रहे हैं ये अमाशय का जो अंदर का जो दीवार है, यहां पर स्तंभाकार उत्तक जो है एक ग्रंथि का निर्माण कर रहा है धंसकर, जठर ग्रंथि। और वो जठर ग्रंथि में 3 प्रकार का कोशिका, 3 कोशिका कौन, पैरिटल सेल, जाइमोजेन सेल और म्यूकस सेल। और ये तीनों कोशिका मिलकर, ये तीनों कोशिका जो है, ये तीनों कोशिका जो है मिल करके, तीनों कोशिका मिल करके प्रत्येक दिन जो है जठर रस स्रावित करता है। प्रत्येक दिन क्या करता है, 3 से 4 लीटर या 3 लीटर कह सकते हैं, 3 से 4 लीटर लगभग जठर रस, जठर रस, 3 लीटर ही कहना उचित होगा, 4 लीटर ज्यादा हो रहा है, 3 लीटर लगभग जठर रस जो है प्रत्येक दिन स्रावित करता है, प्रत्येक दिन स्रावित करता है। किसमें, अमाशय में। किसमें, अमाशय में। कौन स्रावित करता है, तो ये जठर ग्लैंड यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथि जो है प्रत्येक दिन 3 से 4 लीटर जो है जठर रस स्रावित करती है। किसमें, अमाशय में। अब इससे आगे देखते हैं आगे क्या होता है, एकदम बारीकी से समझते चलना है। यहां से मिटा दे, इससे आगे समझाते हैं।
यहां तक पहुंच गए थे, कहां तक? गैस्ट्रिक जूस तक, यानी कि जठर रस। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो रस निकला उसी को जठर रस कहते हैं। क्या कहते हैं? जठर रस। ये ज है। और जठर रस का जो है लगभग 99% जो भाग होता है ये जल का ही बना हुआ होता है। किस चीज का बना हुआ होता है? लगभग 99% भाग जल का ही बना हुआ होता है। ठीक है। और बाद बाकी 1% में सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब के आयन भी रहते हैं, सोडियम पोटेशियम के आयन भी रहते हैं, लेकिन लगभग 99% भाग जो है जल से बने हुए होते हैं। और इसी जठर रस में एक होता है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। एक रहता है आपका पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन एंजाइम, पेप्सिनोजेन एंजाइम। और एक रहता है म्यूकस। एक क्या रहता है? म्यूकस रहता है। ठीक है। ये 3 प्रकार का रहता है तरल पदार्थ। म्यूकस जो है एक प्रकार का तरल पदार्थ है। ये जठर रस में जो है 3 प्रकार के अवयव रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? HCl। और ये HCl इतना खतरनाक अवयव है कि अगर ऊपर मांस की चमड़ी पर या हाथ पैर पर अगर पड़ जाए तो ये जला देगा, वहां पर घाव उत्पन्न कर देगा, फोंका ला देगा। ये बहुत खतरनाक HCl एसिड है। तो जब ये खतरनाक है तो इसका पेट में काम क्या है ये भी देखेंगे। एक होता है पेप्सिनोजेन एंजाइम और एक होता है म्यूकस। तो जठर रस जो 3 लीटर जो प्रत्येक दिन जो है शरीर से ये अमाशय में स्रावित हुआ, और उसी में है ये HCl एसिड। ये HCl एसिड जो है जैसे ही भोजन अमाशय में आया था, ग्रास नली से होते हुए भोजन अमाशय में आया था, तो ये भोजन को जो है सबसे पहले HCl क्या करता है? अम्लीय कर देता है, अम्लीय कर देता है। उधर हम पढ़े थे कि लार की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। लार की प्रकृति कैसी थी? क्षारीय। और मुंह में जो लार मिला हुआ था तो भोजन का प्रकृति कैसा कर देगा? वो क्षारीय कर देगा। और भोजन जब अमाशय में आया था तो भोजन की भी प्रकृति कैसी रहेगी? क्षारीय रहेगी, क्योंकि लार की प्रकृति कैसी थी? क्षारीय। और स्टार्च का ये पाचन कौन कर रहा था? तो टाइलिन कर रहा था। तो टाइलिन कर रहा था, तो जैसे ही ये भोजन अमाशय में आया तो ये HCl जो है टाइलिन के प्रभाव को नष्ट कर दिया। टाइलिन के प्रभाव को क्या कर दिया? यह नष्ट कर दिया। और टाइलिन के प्रभाव को नष्ट करके जो है यह भोजन को क्षारीय से क्या बना दिया? अम्लीय बना दिया, अम्लीय बना दिया। और एक अमाशय ही है, एक अमाशय ही ऐसा पाचन अंग है जिसमें जो है भोजन अम्लीय रूप में पचता है। बाद बाकी छोटी आंत हो या मुंह हो या बड़ी आंत हो, वहां पर जो है भोजन क्षारीय रूप में पचेगा। एक अमाशय ही एक इकलौता ऐसा पाचन तंत्र है जिसमें भोजन किस प्रकृति में पचेगा? अम्लीय प्रकृति में जो है भोजन पचेगा। तो ये HCl क्या किया? भोजन की प्रकृति को क्या कर दिया? अम्लीय कर दिया। और टाइलिन के प्रभाव को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। और उसके बाद भोजन के साथ जो भी और हानिकारक बैक्टीरिया आए होंगे तो उस हानिकारक बैक्टीरिया को भी जो है ये मार करके, हानिकारक जीवाणु को भी जो है ये HCl जो है मार करके क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, हानिकारक जीवाणु को खत्म कर दिया। उसके बाद ये पेप्सिनोजेन जो है, पेप्सिनोजेन एंजाइम जो जठर रस में निकला था, ये पेप्सिनोजेन एंजाइम जो है यह निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय यानी कि मतलब यह कोई रिएक्शन नहीं करता है, निष्क्रिय होता है। लेकिन जैसे ही HCl अपना प्रभाव भोजन पर दिखाता है, HCl अपना प्रभाव किस पर दिखाया? भोजन पर दिखाया। तो ये HCl के प्रभाव से जो है पेप्सिनोजेन एंजाइम जो है यह सक्रिय हो गया। यह पहले से निष्क्रिय था, लेकिन HCl के प्रभाव से जो है पेप्सिनोजेन क्या हो गया? सक्रिय हो गया। और सक्रिय होते ही, जैसे ही पेप्सिनोजेन एंजाइम सक्रिय हुआ तो सक्रिय होते ही यह क्या बन गया? यह जो है पेप्सिन बन गया। पेप्सिन, ये सक्रिय होते ही क्या बन गया? पेप्सिन बन गया, पेप्सिन बन गया। और ये पेप्सिन क्या करेगा? तो भोजन में तो कार्बोहाइड्रेट के लगभग 30% अवयव का पाचन हुआ था, और भोजन में बहुत सारे अवयव मिले हुए हैं, प्रोटीन है, फैट है, ये सब है। तो ये जो पेप्सिन जो है सक्रिय होकर के प्रोटीन का पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। और ये प्रोटीन पर जैसे ही ये पेप्सिन का असर पड़ेगा, पेप्सिन अपना रूप दिखाएगा, ये प्रोटीन पर अपना प्रभाव डालेगा, तो प्रोटीन जो है ये क्या बन जाएगा? प्रोटीन जो है ये बन जाएगा पेप्टोन, पेप्टोन बन जाएगा, पेप्टोन,
पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड। देख रहे हैं कैसे कैसे पाचन हो रहा है। यहां से क्या सीखा, ये पेप्सिनोजेन एंजाइम जो था यह निष्क्रिय था, निष्क्रिय अवस्था में था, लेकिन जैसे ही HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अपना प्रभाव भोजन पर डाला, तो HCl के प्रभाव से जो है पेप्सिनोजेन एंजाइम निष्क्रिय जो था यह सक्रिय हो गया, और सक्रिय होकर के क्या बन गया, पेप्सिन बन गया। और ये पेप्सिन जो है किसका पाचन किया, प्रोटीन का पाचन किया, प्रोटीन का पाचन किया। और प्रोटीन को जो है पूरा नहीं पचा पाया, पूरा नहीं पचाया, ये जो है पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ करके छोड़ दिया, यानी कि प्रोटीन का पूरा पाचन यहां पर नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी इसको जो है पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में बदल दिया। अब यहां पर है म्यूकस, तो ये म्यूकस क्या करता है, ये जो है ये HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो बहुत सक्रिय है, मतलब बहुत खतरनाक ये एसिड है। यहाँ पर कि अगर चमड़ी पर गिर जाए, हाथ पैर पर गिर जाए, तो ये जो है डायरेक्ट हॉस्पिटल भेज देगा। यहाँ पर इतना ये मतलब खतरनाक गैस है HCl। तो HCl ये म्यूकस क्या करता है कि पेट का जो दीवार है, यानी कि अमाशय का जो दीवार था, पेट का जो दीवार था बाहरी, ये आंतरिक दीवार, अमाशय का आंतरिक दीवार, उस दीवार को जो है यह सुरक्षा करता है, किससे, HCl से। HCl से जो है म्यूकस जो है HCl से पेट को सुरक्षा प्रदान करवाता है। अगर ये म्यूकस नहीं रहेगा तो यह पेटे को जला करके क्या कर देगा, खाक कर देगा, भस्म कर देगा। तो ये म्यूकस एक तरल पदार्थ है, मोटा टाइप का है कि नहीं, और ये जो है म्यूकस HCl से जो है पेट को सुरक्षा प्रदान करता है। यहां तक समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इससे आगे देखते हैं। अब ये जठर रस जो है, एक चीज को समझिए, ये जठर रस जो है प्रत्येक दिन आदमी के शरीर से जो है जठर ग्रंथि से लगभग 3 लीटर जठर रस निकलता है। तो जब ये निकलता कब है, तो ये आपके भोजन करने के आदत पर निर्भर करता है। अगर आप 10 बजे भोजन करते हैं तो यह 10 बजे निकलेगा, 12 बजे भोजन करते हैं तो 12 बजे निकलेगा, 2 बजे भोजन करते हैं तो 2 बजे निकलेगा। ये जो जठर रस निकलने का जो समय जो है आपके भोजन करने के समय पर निर्भर करता है। अगर आप मान करके चलिए 10 बजे आपको भोजन करना था और ये जठर ग्रंथि को आदत लगा हुआ है कि इसे अब जो है हमको निकलना है, और आप भोजन नहीं किए 10 बजे, और उस टाइम क्या हो गया, जठर ग्रंथि से जठर रस निकल गया, है कि नहीं, और आप तो भोजन किए नहीं, और उसमें है HCl है, HCl जैसा खतरनाक एसिड है, और वो क्या करेगा, अपना लक्षण दिखाएगा। और उसको जो है अपना लक्षण दिखाना चाहिए था भोजन पर, लेकिन उसको तो भोजन मिला नहीं, तो लक्षण दिखाएगा किस पर, पेट पर दिखाएगा। और उस टाइम जो है आपको जबरदस्त तरीका से भूख लगेगा, जबरदस्त तरीका से भूख लगेगा, और आप भोजन को खोजिएगा, किधरों से हमको मिल जाए तो खा ले। और जैसे ही आप भोजन नहीं कीजिएगा तो ये 1-1.5 घंटा के बाद जो है ये जठर रस जो निकला ये फैल जाता है शरीर में, यानी कि अंदर में जहां तहां जो है यह बिखर जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, और उसके बाद आपका भूख क्या होता है, शांत हो जाता है। लेकिन आप रेगुलरली कीजिएगा, रेगुलरली आप नियमित भोजन नहीं कीजिए, कहियो 10 बजे कर लिए, कहियो 12 बजे कर लिए, कहियो 4 बजे कर लिए, कहियो फिर 8 बजे कर लिए, कहियो ननिहाल कर लिए, कहियो ददिहाल कर लिए, कहियो मौसागन कर लिए, कहियो ससुराल कर लिए। इस अवस्था में क्या करेगा, ये जठर रस तो डेली नियमित मतलब अनियमित तरीके से निकलेगा। इसको एक आदत लगा हुआ है 10 बजे, कहियो निकलेगा 12 बजे, कहियो निकलेगा 2 बजे, कहियो निकलेगा 4 बजे। जठर रस भी अनियमित तरीका से निकलेगा, स्रावित होगा। और जब ये अनियमित तरीका से स्रावित होगा और जब इसको भोजन नहीं मिलेगा तो ये क्या कर देगा, यहां पर जो है अमाशय में घाव उत्पन्न कर देगा, घाव या कैंसर उत्पन्न कर देगा। इस बीमारी को कहते हैं अल्सर, अल्सर बीमारी कहते हैं। कौन बीमारी कहते हैं, अल्सर या कैंसर भी कह सकते हैं, लेकिन घाव उत्पन्न कर देता है उसको अल्सर कहते हैं। और ये अल्सर वैसे व्यक्तियों को होता है, वैसे व्यक्तियों को जो नियमित तरीके से जो है भोजन नहीं करते हैं, अनियमितता बरतते हैं। आज 10 बजे खाएं, कल 8 बजे खाएंगे, परसों 12 बजे खाएंगे। तो इसीलिए जो है भोजन नियमित तरीका से कीजिए, ताकि जठर ग्लैंड को जो है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को पता रहे कि हमको कब जो है गैस्ट्रिक जूस निकालना है, कब जठर रस निकालना है, और जिस टाइम जठर रस स्रावित हो तो वहां पर भोजन अमाशय में पहुंचा हुआ रहे। इसलिए नियमित तरीके से जो है भोजन कीजिए। अब यहां पर बच्चा जो होता है, बच्चा, तो ये बच्चा का जो अमाशय से जो ये जठर रस निकलता है वह वैसे नहीं निकलता है जैसे कि वयस्क में निकलता है। वयस्क में जो है इस तरीके से निकला जो बता दिए अभी। तो बच्चा में जो है, जो बच्चा का जो जठर रस होता है वो वैसा नहीं निकलता है जैसा कि वयस्क में निकलता है। तो बच्चा में जो जठर रस निकलता है
उस जठर रस में एक होता है प्रोरेनिन, 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 प्रोरेनिन होता है, प्रोरेनिन। और ये प्रोरेनिन जो है ये भी निष्क्रिय अवस्था में रहता है, निष्क्रिय अवस्था में रहता है, निष्क्रिय अवस्था में रहता है। लेकिन जैसे ही HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब प्रभाव पड़ता है इस पर भी, तो यह भी जो है प्रोरेनिन जो है सक्रिय हो जाता है, और सक्रिय होकर के यह रेनिन बन जाता है। क्या बन जाता है? रेनिन बन जाता है, रेनिन, रेनिन बन जाता है सक्रिय होकर के, ठीक है। और बच्चा क्या पीता है? तो बच्चा आप जानते हैं कि दूध पीता है, और दूध में क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। और इसके दूध के प्रोटीन में क्या रहता है? तो केसिन रहता है, केसिन रहता है। तो ये रेनिन जो है, ये रेनिन जैसे ही प्रोरेनिन जो है सक्रिय होकर के रेनिन बना, तो यही रेनिन जो है केसिन को पचाएगा, क्योंकि बच्चा पिया है क्या? दूध पिया है, और दूध के प्रोटीन में क्या रहता है? केसिन रहता है, ठीक है। और यही केसिन को जो है रेनिन पचाएगा, है कि नहीं? पचाएगा। और यहां वयस्क में देख रहे थे, वयस्क में अमाशय में किसका मुख्य रूप से किसका पाचन हो रहा था? तो वयस्क के अमाशय में जो है मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन हो रहा था, मुख्य रूप से तो प्रोटीन का ही पाचन हुआ, आप जैसे कि देखे पीछे। और प्रोटीन के पाचन के बाद क्या बना? पॉलीपेप्टाइड बना, पॉलीपेप्टाइड बना। और प्रोटीन के पाचन के बाद थोड़ा सा यहां पर जो है प्रोटीन के पाचन के अलावा वसा का भी पाचन होता है। वसा एकदम नाम मात्र के फैट का पाचन होता है, एकदम हल्का सा नाम मात्र के फैट का पाचन होता है, ठीक है। और फैट का जब यहां पर पाचन होता है, और फैट का पाचन होता है गैस्ट्रिक लाइपेज से, गैस्ट्रिक लाइपेज, लाइपेज, लाइपेज से फैट का पाचन होता है। और यह बदल जाता है फैटी में, किस चीज में बदल जाता है? फैटी एसिड में, फैटी एसिड में बदल जाता है। और ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल हिंदी में लिख देते हैं ग्लिसरॉल। प्रोटीन के अलावा जो है अमाशय में किसका पाचन हुआ? फैट यानी कि वसा का पाचन हुआ। और यह वसा का पाचन हुआ गैस्ट्रिक लाइपेज के माध्यम से, और गैस्ट्रिक लाइपेज के माध्यम से पाचन होकर के क्या बन गया? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन गया। तो यहां पर जो है भोजन का पाचन हो चुका है। किसका किसका पाचन हुआ? अमाशय में प्रोटीन का पाचन हुआ, थोड़ा सा फैट का पाचन हुआ है, ठीक है। और भोजन जो है अमाशय में 4 से 5 घंटा रहने के बाद जो है एकदम गाढ़ा स्वरूप अपना जो है रूप, मतलब ये गाढ़ा बन जाता है, यानी कि लेई के आकार का जो है भोजन पूरा गल करके एकदम मिही होकर के जो है लेई के आकार का बन जाता है, लेई के आकार का। और इसको कहते हैं काइम। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं, काइम का रूप ले लेता है। और यहां से अमाशय में काइम का रूप ले लेने के बाद जो है भोजन कहां प्रवेश करता है? छोटी आंत में प्रवेश करता है। तो छोटी आंत के बारे में कल विशेष चर्चा करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि क्लास हो गया आपका लंबा, है कि नहीं। तो भोजन 4 से 5 घंटा रहने के बाद कौन सी बन गया? काइम बन गया, लेई बन गया। और यहां से जो है भोजन को छोटी आंत में धकेल दिए हैं। उसके बाद कल की क्लास को हम कल के क्लास में जो है छोटी आंत में भोजन का पाचन करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय बिहार।